नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी सर में स्वागत है। ये बीपीएससी पीटी के लिए टॉप 100 करंट अफेयर एमसीक्यू होंगे। शानदार एमसीक्यू होंगे, ऐसे एमसीक्यू जो अभी डीएसओ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सभी प्रकार के एमसीक्यू आपको दिखेगा। जब क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। 120 करीब में एमसीक्यू होगा, 119 हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। सही से सभी के सभी एमसीक्यू को आप लगाने का प्रयास भी कीजिएगा। और कौन से महीने का है यह? तो जून 2025 ईस्वी का यह टॉप 100 करीब में एमसीक्यू होगा। जून 2025 करंट का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले के एक वीडियो में इससे पहले का करंट करवा चुका हूँ, उसको भी जा कर के देखिएगा। करंट अफेयर 2025 एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाता है। पहला सवाल देखिए क्या है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कनाडा के कैनानिस्क ये जगह है, यहीं पर ये आयोजित हुआ था। निम्न से कौन सा मुद्दा इस सम्मेलन प्राथमिक रूप से चर्चित नहीं था? कितने करंट मिले आपको? G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में, शहर का नाम सब आपको पता चल गया। कौन सा एक मुद्दा चर्चा में नहीं था? रूस यूक्रेन युद्ध, तो यह चर्चा में था। इजराइल ईरान तनाव, ये भी था। चीन का बढ़ता प्रभाव, ये भी था। वैश्विक डिजिटल मुद्रा, ग्लोबल डिजिटल करेंसी इस बार का चर्चा का विषय नहीं था। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है कि G7 समूह में यूरोपीय संघ की स्थिति क्या है? G7 के जो मेंबर्स हैं उसमें जो भाग करता है, जो शामिल होते हैं सम्मेलन में, उसमें यूरोपियन यूनियन भी है। लेकिन इसका क्या है भाई? पूर्ण सदस्य है, गेस्ट है, नॉन वोटिंग मेंबर है, ऑब्जर्वर है। क्या स्टेटस है G7 में EU का, यूरोपियन यूनियन का? तो यह गैर मतदाता सदस्य है, नॉन वोटिंग मेंबर के रूप में शामिल है। जरूर याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देखिए जा कर के PYQ, आपको इस प्रकार के करंट अफेयर भर भर के मिलेंगे बीपीएससी में। 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया था। 2014 तक G7 G8 हुआ करता था। इस समय से रूस को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया था? साइबर हमला, क्रीमिया संकट, सीरिया में हस्तक्षेप, आर्थिक प्रतिबंध। तो काला सागर के तट पर क्रीमिया नामक एक प्रायद्वीप है जो यूक्रेन का हुआ करता था, लेकिन वहाँ के लोगों के डिमांड के आधार पर वहाँ के लोगों ने मांग की कि हम रूस में शामिल होना चाहते हैं। रूस ने उसको हथिया लिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। 2014 में हुआ था, ये याद रखिएगा। उसके पश्चात से रूस को G7 से निलंबित कर दिया गया और इसका नाम G7 पड़ गया। G8 से निलंबित कर दिया गया। निम्न से कौन सा देश FATF का पूर्ण सदस्य नहीं है? जर्मनी, भारत, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। आसान सवाल है, देखते ही कर लिया होगा आप सभी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। सी इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर कोरिया FATF का पूर्ण सदस्य नहीं है, जबकि भारत, जर्मनी और सऊदी अरब इसके पूर्ण सदस्य हैं। उत्तर कोरिया को तो कितनी ही बार ब्लैक लिस्ट किया जाता रहता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। FATF की स्थापना किस संगठन की पहल पर हुई थी? इसकी स्थापना 1989 में G7 के पहल पर हुई थी। आतंकवादी वित्त पोषण, और जब यह स्थापित हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग के कारण से स्थापित हुआ था। तो मनी लॉन्ड्रिंग और बाद में जाकर के आतंकवाद के वित्त पोषण पर भी इसको अधिकार दे दिया गया। 1989 में स्थापित FATF OECD ये संगठन है जो पेरिस से काम करती है। इसी संगठन के ऑफिस में FATF का भी कार्यालय स्थित है। मारहोबरा लोकोमोटिव फैक्ट्री, मारहोबरा लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है यह बिहार के सारण जिले में है। अब यहाँ से जो रेल डिब्बे बनाए जाएंगे उसको गिनी एक्सपोर्ट किया जाएगा। गिनी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है जिसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है मारहोबरा जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है वो किस मॉडल पर काम करता है? FDI है वहाँ पर 100%, सहकारी मॉडल पर, पूर्ण सरकारी स्वामित्व है उसका, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर यह काम करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है गिनी के बारे में। एक दो सवाल हम लोग करेंगे कि गिनी की सीमा निम्न से किस देश के साथ नहीं लगती है? सियरा लियोन और नाइजीरिया, माली, गिनी बिसाओ। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं स्लाइड बना सकता हूँ क्या? मुझे नहीं आता होगा क्या? स्लाइड जो PPT वाले होते हैं वो बना सकता हूँ, बनवा भी सकता हूँ, लेकिन
आपका समय चला जाएगा और करंट अफेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, न कि स्लाइड में दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको फैक्ट्स दिखने चाहिए, क्लियर दिख रहा है, स्पष्ट दृश्य होना चाहिए, है करंट अफेयर के सवाल अच्छे हैं, है एंजॉय कीजिए। स्लाइड बन सकता है लेकिन समय उसमें चला जाता है बहुत सारा, तो उतने देर में मैं कुछ और कर लूँगा। गिनी की सीमा निम्नलिखित किस देश के साथ नहीं लगती है, आपसे पूछा जा रहा है। सियरा लियोन, नाइजीरिया, माली, गिनी बिसाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाइजीरिया से इसकी सीमा नहीं लगती है। गिनी की सीमा सियरा लियोन, माली, गिनी बिसाओ के साथ लगती है, लेकिन नाइजीरिया के साथ इसका कोई बाउंड्री नहीं है। गिनी की वेस्टर्न जो सीमा है, अभी मैंने आपको बताया अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर है। इसका जो वेस्टर्न सीमा है वो किस महासागर से लगेगा, किस महासागर से लगेगा? कॉमन सेंस वाला सवाल है। गिनी की पश्चिमी सीमा किससे लगती है? हिंद महासागर, लाल सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर, अंध महासागर से इसकी सीमाएं लगती हैं। गिनी की पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गिनी की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 6 देशों के साथ लगती है इसकी सीमा, 6 देशों के साथ में सियरा लियोन, लाइबेरिया, माली, सेनेगल, गिनी बिसाओ, आइवरी कोस्ट के साथ इसकी सीमा लगती है। आप मुझे बस एक चीज़ बता दीजिएगा, इसका कैपिटल कहाँ है? इसका कैपिटल मुझे बता दीजिएगा। इसी देश को अब बिहार में बना हुआ लोकोमोटिव इंजन, वो इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अगला टॉपिक है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। IBCA की पहली सभा कहाँ आयोजित हुई थी? बेंगलोर, नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक आपने तैयार कर लिया होगा ये सब टॉपिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। IBCA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन में कमी, 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण, वन्यजीव व्यापार को बढ़ावा, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 जो बड़ी कैट्स हैं, बिग कैट्स हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका नाम है, जरूर याद रखिएगा। लायन, टाइगर, चीता और जो अलग अलग बिग कैट्स होते हैं उन सभी का संरक्षण किया जाएगा। IBCA के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आपसे पूछा जा रहा है। नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, प्रकाश जावड़ेकर या SP यादव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? IBCA के पहले अध्यक्ष हाल ही में जून 2025 ईस्वी में चुने गए हैं। ये करंट तो आपको पता होना ही चाहिए। करंट अफेयर डिस्कशन में सारा मैं करवाता हूँ, न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत कम लोग देखते हैं, देखिएगा अगर समय मिलता है तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव इसका आंसर हो जाएगा। भूपेंद्र यादव को IBCA का पहला अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अलावा यह दूसरा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा IBCA जिसका मुख्यालय दिल्ली, मतलब कि देश में बनने जा रहा है, जिसका मुख्यालय अपने देश में, भारत देश में बनने जा रहा है। ISA का मुख्यालय तो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। गुड़गांव में है, हाँ, ISA का मुख्यालय गुड़गांव में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। IBCA में कितने देश शामिल हैं? तो फिलहाल में जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 95 देश हैं, बढ़ भी सकते हैं इसके देश। 95 बड़े देश इसमें शामिल हैं, 95 देश इसमें शामिल है बिग कैट्स के संरक्षण के लिए। पटना वाटर मेट्रो के बारे में एक सवाल है जिसको स्किप कर देते हैं हम, बहुत ही बेकार सवाल। बस मुझे बताना है कि पटना मेट्रो शुरू किया जाएगा, वाटर मेट्रो शुरू किया जाएगा, वाटर मेट्रो पटना में शुरू किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर वाटर मेट्रो शुरू किया जाएगा। ये बस याद रखिएगा। इस सवाल को छोड़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? इसका जरा आंसर निकालिएगा, ये आपके लिए सवाल है। क्या है? नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, बनारस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह पटना में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। पोर्टुलाका भारत पौध प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट के किस श्रेणी में रखा गया है? यह एक पौधा है, इसकी प्रजाति को IUCN के रेड लिस्ट में कहाँ पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डेटा डेफिशिएंट, यानी कि डेटा की कमी की श्रेणी में रखा गया है। इसके बारे में डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके संरक्षण की स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इसका आंसर सी हो जाए। इस पौधे का जो साधारण नाम है वो इसको नोबची घास कहा जाता है। 9 बजे का फूल कहा जाता है, 9 बजे का, 9 o'clock का फ्लावर ये कहा। इसके अलावा नोनिया भी इसको कहा जाता है, नोनिया भी कहा जाता है। बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं। मैं कोई फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये देखा है क्या, अपने लोकल भाषा में इसको बोलते हैं लक्ष्मण बूटी, इस प्रकार का दिखता है। तो यही है, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत तेज़ी गति से फैलता है, कहीं भी रख दीजिए तो अपने आप ये जड़ पकड़ लेता है। इजराइल ईरान संघर्ष से जुड़ा हुआ सवाल है, देखते हैं कितने बच्चों ने इस टॉपिक को तैयार किया है। इजराइल ने ईरान पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई और ड्रोन हमले किए हैं? अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आता, क्या आपने इस ऑपरेशन का नाम याद किया था? ऑपरेशन शांति, ऑपरेशन गार्जियन, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन टू प्रॉमिस। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। इजराइल ने ईरान पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई और ड्रोन हमले किए थे? ये इजराइल का ऑपरेशन था ऑपरेशन राइजिंग लायंस। ऑपरेशन महादेव भी पढ़ लीजिएगा, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने किए, वो जो 3 थे पहलगांव के आतंकवादी, उनको मारने के लिए। तो इजराइल ने ईरान पर हवाई और ड्रोन हमले ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत में किया है। अब अगला सवाल है जो आपको बिना आंसर देखे करना है। ईरान ने इजराइल पर किस ऑपरेशन के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन डिफेंस, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। इसी के तहत में इजराइल के ऊपर में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया था। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण से यह चर्चा में आ गया था, तो यह ईरान में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत या जिसको 2 स्टेट सॉल्यूशन, यह किससे संबंधित है? द्विराष्ट्र समाधान का उद्देश्य क्या है? इजराइल का विस्तार, यूरोप का नियंत्रण, इजराइल व फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्र राज्य, ईरान का विलय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इजराइल और फिलिस्तीन। वहाँ पर 2 देश एग्जिस्ट करते हैं। इस सिद्धांत को भारत सहित दुनिया के बहुत सारे देश मानते हैं। हम केवल इजराइल है वहाँ पर ये नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि वहाँ पर फिलिस्तीन भी मौजूद है, भले ही गजा पट्टी को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। फारस की खाड़ी के किनारे कितने देश हैं? 9 देश, 6 देश, 8 देश, 7 देश। कितने देश हैं कैलकुलेट कीजिए। बहरीन, कतर, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान। ज़रा काउंट कीजिए कितने देश हैं यहाँ पर। ईरान भी है, काउंट करके एक बार कोशिश कीजिए। जो 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ है DSO का, इसमें इसी खाड़ी से सवाल पूछा गया है। मैंने फारस की खाड़ी इतना डिटेल में जून में पढ़ाया है ना, इसी कारण से पढ़ाया था। इजराइल और ईरान कन्फ्लिक्ट के कारण से मैंने पढ़ाया था। फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ आपके एग्जामिनेशन में DSO में सवाल पूछा गया है। आपसे भी पूछा जा सकता है। लाल सागर के बारे में क्या पता पूछ ले आपसे, भूमध्य सागर के बारे में पूछ ले, सब पढ़ाया है मैंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके किनारे 8 देश हैं, 8 देश हैं, सी उत्तर हो जाएगा। फारस की खाड़ी किनारे 8 देश हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE एंड ओमान। याद रखिएगा 8 देश हैं इसके किनारे में। इसका मैपिंग एक बार खुद से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि मैंने ईरान के इंपॉर्टेंट नदियों के नाम, कौन सी नदी फारस की खाड़ी मुहाना बनाती है, ये भी मैंने करवा दिया था। अब आपका काम है उसको पढ़ना। भूमध्य सागर के किनारे कुल कितने देश हैं? भूमध्य सागर भी चर्चा में था। 18 देश, 20 देश, 21 देश, 19 देश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 देश है टोटल भूमध्य सागर के किनारे में। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सवाल थोड़ी ना पूछेगा, तो पूछ सकता है। जब उसने ये पूछ लिया कि दुनिया के किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश हैं, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। भूमध्य सागर किस महाद्वीप को जोड़ता है? भूमध्य सागर किस महाद्वीप को जोड़ता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों को जोड़ता है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों को जोड़ने का काम करता है कौन? तो भूमध्य सागर। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार जैव ईंधन नीति से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया है। सेम चीज़ मैंने पढ़ाया था। अब इसमें जैव ईंधन नीति की जगह पर आप पर्यटन नीति कर दीजिए, आपको सब्सिडरी वाला सवाल दिख जाएगा। DSO के एग्जामिनेशन में, DSO की एग्जामिनेशन में यही सब्सिडरी वाला सवाल पूछा गया है, जो यहाँ पर जैव ईंधन नीति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द सब्सिडी परसेंटेज अंडर द बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 15% की सब्सिडी घोषणा बिहार सरकार ने किया है। 20 का आंसर हो जाएगा। SC ST और महिलाओं के लिए सब्सिडी का अधिकतम मूल्य क्या रखा गया है? तो 5.25 करोड़ रुपए रखा गया है। बिहार जैव ईंधन नीति के तहत अधिकतम 5.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। GDP आधार वर्ष
चर्चा में आ गया था, क्योंकि भारत सरकार ने बोला है कि हम आने वाले कुछ समय में जीडीपी आधार वर्ष चेंज कर देंगे। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीडीपी का आधार वर्ष को संशोधित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था की स्थिति को स्पष्ट करना, केवल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, पुराने डेटा को बढ़ाना, इनहेंसिंग ओल्ड डेटा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था की स्थिति को स्पष्ट करना, क्योंकि बेस ईयर इसलिए चेंज किया जाता है, समय के साथ अर्थव्यवस्था में नई वस्तुओं का समावेश होता है और कुछ पुराने वस्तुओं को अब हटाना पड़ता है अर्थव्यवस्था से। पैरामीटर भी चेंज हो गए रहते हैं, वस्तुओं का मांग और सप्लाई भी बदल जाता है 10 वर्षों में। इसलिए सामान्य तौर पर 10 वर्षों में जीडीपी का आधार ईयर, बेस ईयर चेंज किया जाता है। भारत सरकार ने बोला है कि हम 11-12 को चेंज करके 22-23 कर सकते हैं। अभी बोला ही गया, अभी शामिल नहीं किया गया है। जीडीपी की गणना कौन सी 2 विधियों से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन और उपभोग विधि से इसकी गणना होती है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मेथड के द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी की गणना में उत्पादन और उपभोग विधियों को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को इसके द्वारा मापा जाता है। 11-12 आधार वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र का कितना वेटेज बढ़ गया है? हाउ मच डिड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वेट इंक्रीज इन द 11-12 बेस ईयर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा। 14.7% से अब 18.1% तक बढ़ गया है। ये सबसे कठिन सवाल हो गया। अगर इस टॉपिक से पूछेगा तो डेटा ही आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते। अगला सवाल है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 भारत के सबसे ऊंची रैंक वाली संस्था कौन सी? 26 ही होगा, गलत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर। इसका आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली भारत की सबसे ऊंची रैंक वाली संस्था थी। आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस रैंकिंग 2026 में कितने स्थान की छलांग लगाई है? तो 27 अंकों का इसने सुधार किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आईआईटी बॉम्बे की क्यूएस रैंकिंग 2026 में क्या स्थिति है? 129वें पायदान पर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस भारतीय संस्था ने क्यूएस रैंकिंग 2026 में पहली बार 200 में टॉप 200 में अपनी जगह बनाई है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसका आंसर होगा? आई होप आपने निकाला होगा। आईआईटी मद्रास ने टॉप 200 में जगह बनाई है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारत से कितनी संस्थाएं शामिल थी? 54 संस्थाएं शामिल थी। 54 के 54 याद नहीं करना है। G7 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना % नियंत्रित करता है? तो 44% नियंत्रित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य क्या है? 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जरा आंसर निकालिएगा। ईरान में सैन्य अभियान, ईरान में भारतीय नागरिकों को निकालना ईरान से, ईरान में पर्यटन को बढ़ावा, ईरान के साथ व्यापार को बढ़ावा। तो ईरान से भारतीय लोगों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। और आर्मेनिया बॉर्डर, आर्मेनिया ईरान के साथ समीप में ही देश है, उसी के बॉर्डर से भारतीय लोगों को निकाला गया था। ठीक है। अगला सवाल है कि ऑपरेशन सिंधु में निकासी के लिए किस देश को सुरक्षित मार्ग माना गया? आर्मेनिया को मारा गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, आर्मेनिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। डसॉल्ट और रिलायंस ग्रुप के संयुक्त उद्यम का क्या नाम है? दासॉल्ट एविएशन और रिलायंस, इन दोनों ने संयुक्त अपना ग्रुप बनाया है उद्यम के लिए। रिलायंस कौन सी रिलायंस है? ये दूसरी वाली रिलायंस है, ये अनिल अंबानी वाली रिलायंस है। पता नहीं किस हिसाब से इसके साथ समझौता किया। ये आदमी तो खुद को बैंकरप्ट घोषित कर देता है। टाटा डसॉल्ट DRAL, HAL डसॉल्ट ADA रिलायंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है DRAL, डसॉल्ट रिलायंस ग्रुप का संयुक्त उद्यम DRAL, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड इसका नाम रखा गया है। DRAL इसका नाम रखा गया है। अगला सवाल है भारत और क्रोएशिया का सहयोग। क्रोएशिया और भारत का सहयोग चर्चा में था, जून में मैंने पढ़ाया था। भारत और क्रोएशिया के बीच सहयोग का कौन सा क्षेत्र शामिल है? साइबर सुरक्षा शामिल है, जल प्रबंधन, परमाणु ऊर्जा, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम। तो इसका आंसर क्या हो? इन चारों ऑप्शन में से संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है नई ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया गया है। न्यू ग्रीन इंडिया मिशन, इसका नाम ही है न्यू ग्रीन इंडिया मिशन का रोड मैप किस वर्ष तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है?
नई ग्रीन इंडिया मिशन का रोड मैप किस वर्ष तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है? 2050, 2030, 2025, 2040। इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक के लिए NGIM का रोड मैप बनाया गया है। 2030 तक के लिए बनाया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। NGIM का प्रमुख लक्ष्य कितने टन CO2 समकक्ष को संचित करना है, यानी कि CO2 जो है उसको हमें सेपरेट करना है, संचित करना है। उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, पेड़ लगाने से लेकर के अलग अलग चीज़ें। 10 बिलियन, 5 बिलियन, 2.5 से 3 बिलियन, 1 बिलियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 49 का। इसका आंसर सी हो जाएगा 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष को संचित करने का लक्ष्य डिसाइड किया गया है। किस क्षेत्र मरुस्थलीकरण और वन संरक्षण विशेष ध्यान दिया जा रहा है? पश्चिमी घाट, हिमालय और अरावली। इन तीनों संरक्षण के क्षेत्र जो हैं, तीनों प्राकृतिक सेंसिटिव जो क्षेत्र हैं, इन तीनों जगहों पर मरुस्थलीकरण और वन संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मरुस्थलीकरण ना हो, ऐसा ना हो कि वहाँ पर मिट्टी खराब हो जाए, अनुपज हो जाए, पेड़ पौधे ज़्यादा काट लिए जाएं, पर्यावरण को नुकसान हो। इन तीनों के संरक्षण का प्रयास NGIM के तहत विशेष रूप से किया जाएगा। NGIM के तहत कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 20 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NGIM का कितने हेक्टेयर भूमि भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक दिन एक बच्चा कमेंट करा था मिलियन बिलियन, बड़ा कंफ्यूज था, तो वो जरा देख लीजिएगा। जो भी थे वो बोल रहे थे कि 800 करोड़ उनका निकल रहा था, पता नहीं किस हिसाब से, तो मिलियन बिलियन में कंफ्यूज ना हो, एक बार देख लें गूगल करके कितना मिलियन को कितना लाख बोला जाता है। भारत सरकार भी इतना मिलियन बिलियन में ही चर्चा करती है, इसीलिए हमें भी उसी में MCQ करवाने पड़ते हैं, तो ये याद रखिएगा। ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी या लाल रंग का यह होता है। ब्लैक बॉक्स जो प्लेन में लगे होते हैं ये चटकीले कलर के होते हैं। जनरली 2 ही कलर के होते हैं, या तो नारंगी होंगे ऑरेंज, या तो फिर रेड कलर के बनाए जाते हैं, ताकि पानी में अगर प्लेन गिर जाए या कहीं पर भी गिर जाए तो दूर से इसको देख सकें हम आसानी से, इसीलिए इस कलर का इनको बनाया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, फाल्गु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बी, राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। फाल्गु नदी किस नदी में मिलती है? 1 मिनट, ये गलत दिया हुआ है, ये इसका गलत टाइप है यहाँ पर। ये छोटा नागपुर का पठार है, निरंजना नदी नाम है ना इसका, छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर ये गलत है, मिस टाइप है, ये मिस टाइप है। इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। छोटा नागपुर झारखंड से उत्पत्ति होती फाल्गु नदी की, फिर बिहार में आती है। किस नदी में ये अंततः मिल जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी में मिल जाती है। ओके। और एक और फैक्ट है इसके बारे में कि मोहना और लीलांजना, ये 2 नदियों जो हैं, ये दोनों नदियाँ मिलकर के फाल्गु नदी का निर्माण करती हैं। बाकी रबर डैम, इसमें दुनिया का देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। फाल्गु नदी का धार्मिक महत्व क्या है? तो पितृपक्ष और श्राद्ध के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। हरिद्वार हो गया, और उसके पश्चात से देश में कोई जगह है तो फाल्गु नदी ही है, फाल्गु नदी ही है। ओके। हाइड्रोजन उत्पादन से जुड़ा हुआ सवाल है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किससे होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में। अगर नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है तो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के लिए जिस ऊर्जा का आप उपयोग करते हैं वो भी आपका ग्रीन होना चाहिए, तभी जाके कंप्लीट रिएक्शन जो है, कंप्लीट प्रोसेस जो है वो ग्रीन हो पाएगा, तभी वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। ग्रे हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्या उत्सर्जन होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ग्रे हाइड्रोजन में सबसे प्रदूषणकारी हाइड्रोजन कौन सा है? तो ब्लैक हाइड्रोजन है। ब्लैक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्रदूषणकारी होता है, क्योंकि यह कोयले से बनता है, कोयले से बिजली, और उस बिजली से इलेक्ट्रोलाइसिस, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन हम लोग एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि कोयला इन्वॉल्व हो गया है, तो ये आपका कोयला के कारण से ब्लैक हाइड्रोजन कहा जाता है इसको। ये कोई पर्यावरण हितैषी नहीं होता है। पिंक हाइड्रोजन का उत्पादन किस ऊर्जा स्रोत से होता है? तो पिंक हाइड्रोजन के लिए परमाणु एनर्जी का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो परमाणु एनर्जी से लिया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 का उद्देश्य क्या था? स्कूली शिक्षा प्रणाली का आकलन करने के लिए यह जो ग्रेडिंग इंडेक्स है इसको भारत सरकार ने शुरू किया है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत में।
PGI 2.0 किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुनर्गठित किया जाएगा? तो 2021 में इसको पुनर्गठित किया जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा। PGI 2.0 में कुल कितने संकेतक शामिल हैं? तो 73 संकेतक शामिल है। 73 पैरामीटर के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। PGI 2.0 में उच्चतम प्रदर्शन स्तर का क्या नाम है? उनको दक्ष नाम दिया जाता है। दक्ष नाम दिया जाता है। जिनके सबसे अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं, हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल को दक्ष कहा जाता है। दक्ष कहा जाता है। 23-24 में PGI 2.0 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? केरल, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब। किस राज्य ने इसमें सबसे अच्छा रैंक हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़ ने हासिल किया है। चंडीगढ़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको हासिल किया है। चंडीगढ़ ने, यूटी है, उसने हासिल किया है। PGI 2.0 में सबसे कम स्कोर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्राप्त किया है? तो सबसे खराब स्कोर इसमें मेघालय का रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार का थीम क्या था? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इस बार का थीम रखा गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था या 11वां था? भारत से ही शुरुआत हुई थी इसकी। 21 जून को यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। योग को यूनेस्को के कब मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई? इस सवाल का जरा आंसर निकालिएगा। 2018, 2014, 2016, 2015। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का। इसका आंसर हो जाएगा 2016 में यह मान्यता दी गई है। GBU यानी कि ये जो बॉम्ब है, क्या बोला जाता है इसको? ये बॉम्ब उपयोग किया जाता है अमेरिका के द्वारा, जो भूमिगत स्तर पर सुरंग बना करके या सतह के बहुत नीचे जा कर के अगर कोई कुछ काम कर रहा है। जैसे ईरान पर जो अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था वो यही बॉम्ब था। चूँकि ईरान के जो न्यूक्लियर बेस थे सारे के सारे, जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा था, वो सब ज़मीन के 60 से 100 मीटर गहराई में स्थित थे। उसको पेनिट्रेट करने के लिए GBU गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर इसका नाम है। MOP इसको कहा जाता है। इसका उपयोग किया गया था। उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल है। GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर का वजन कितना है? इसका वजन जो है 13,600 किलोग्राम है और यह काफ़ी गहराई तक जा कर के पेनिट्रेट करके यह ब्लास्ट होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। GBU 57 MOP को कौन सा विमान ले जा सकता है? इसको केवल दुनिया में B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस पक्षी से प्रेरणा लेकर के इस बॉम्बर को बनाया गया और दुनिया में यह अमेरिका के पास में ही है। दुनिया कोई रडार इसको नहीं पकड़ सकता है। सबसे ज़्यादा मैसिव स्तर पर बॉम्ब उठा करके ले जा सकता है यह। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। GBU 57 MOP की प्रवेश क्षमता कितनी है? तो ज़मीन के अंदर 61 मीटर की गहराई तक यह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। GBU 57 MOP का विकास किस कंपनी ने किया है? तो इसका बोइंग ने किया हुआ है। बोइंग ने किया है। अगला सवाल है कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर के स्टील्थ क्षमता का क्या कारण है? तो रडार अवशोषक सामग्री और फ्लाइंग विंग्स का जो डिजाइन किया गया है ना, वो इस प्रकार से किया गया है कि दुनिया का कोई भी रडार इसको पकड़ नहीं सकता है। फोर्डो परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थित है? नतांज, कुम, इस्फहान, तेहरान। तो इसका आंसर हो जाएगा कुम, यहीं पर स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ईरान का परमाणु फैसिलिटी सेंटर था यह। GBU 57 MOP का उपयोग हाल ही में ईरान के ऊपर में किया गया, फोर्डो में किया गया है। फोर्डो, नातांज, इन सभी जगहों पर किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, कंटिन्यू उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। PGI 2.0 में सुलभता डोमेन में सबसे अधिक सुधार किस राज्य ने दिखाया है? तो सबसे ज़्यादा बिहार ने दिखाया है। बिहार ने सबसे ज़्यादा सुधार किए हैं। यहाँ तक आज करते हैं। इसके आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। 76 तक मैं आया हूँ, तो करीब में इसमें 60 सवाल और हैं, क्योंकि 120 के करीब में सवाल हैं इसमें। तो अगले वीडियो में बाकी को कर लेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।